गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं बच्चों। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? मोलैलिटी पढ़ी थी, मोलैरिटी पढ़ी थी, और मोलैलिटी मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल्स पढ़े थे सॉल्यूशन के, कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। एक टेबल मैंने बनाने के लिए दी थी एनसीईआरटी से, आप लोगों ने शायद वो बना ली होगी, जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जांपल्स थे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है। ऑल द 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। कंसंट्रेशन में मोलैलिटी मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़े। तो अगला जो पॉइंट है वो है बेटा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैपिटल एन। नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in per liter of solution। अब किसी के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने, मान लो किसी के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने, तो अगर हम लोगों को किसी के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हिंदी में कहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट? सॉरी, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दिया गया भार बटा तुल्यांकी। दिए गए भार को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तुल्यांकी तुल्यांकी जैसे ई से रिप्रेजेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएगा w बाई ई तुल्यांकी। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? w बाई ई इंटू वी। वी लीटर में होना चाहिए। अगर वी ml में है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा w बाई ई इंटू वी। मान लो ये ml में है तो इसको लीटर में बदलो, तो ऊपर यहाँ 1000 आ जाए, क्योंकि ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका है। यहाँ पर एक बात इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझ लीजिए, जिससे कि इसका रिलेशनशिप निकालना आपके लिए आसान हो जाए। तो हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है इक्विवेलेंट वेट। क्या? तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एन फैक्टर या वेलेंसी फैक्टर। इसी को वेलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। वेलेंसी फैक्टर को हम लोग स्मॉल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल जेड जैसे
अगर एसिड है HCl, इसके लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो ये एक H पॉजिटिव देता है, एक Cl निगेटिव देता है आयनाइज होने। तो इसके लिए जो n फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। लेकिन अगर मुझे H2SO4 के लिए निकालना हो, तो H2SO4 आयनाइजेशन पे 2 H आयन देता है और SO4 2 निगेटिव देता है। तो इसके लिए अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो मेरा m/2 हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? और समझाता हूँ कुछ चीजें इक्विवेलेंट वेट के बारे में। मान लीजिए बेस है, जैसे मैं कहूं NaOH, तो ये आयनाइज करने पर एक Na आयन देता है, एक OH आयन देता है। तो बेस में कितने OH आयन दे रहा है वही उसका n फैक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए भी इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 कर दें, क्योंकि एक H आयन दे रहा है। अच्छा, बेस बड़ा हो, मैं कहूं BaOH होल ट्वाइस दे रहा हूं, तो एसिड बेस के लिए तो आसान, आप डायरेक्टली H आयन और OH आयन देखकर और एसिड बेस के लिए निकाल सकते। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, m/2 हो जाएगा। एसिड बेस में एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, एक एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिएगा, BOH होल थ्राइस। इसको बेटा बोरिक एसिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखो, H3BO3। ये वास्तविकता में H आयन नहीं देता, H आयन नहीं देता, इसीलिए इसे एप्रोटिक एसिड कहते हैं। इसमें बोरॉन से 3 तरफ OH ग्रुप लगे हुए, देखने से ऐसा लगता है इसको 3 H आयन देने चाहिए। बच्चे कभी कभी बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाते, फॉर्मूला देखते कहते हैं 3 OH आयन देगा। अरे भाई ये बोरिक एसिड, एसिड्स तो H आयन देते, तो क्या ये 3 H आयन देगा? नहीं देगा बेटा। इसके हर तरफ H बॉन्डिंग का एक नेटवर्क होता है, ये H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए H आयन नहीं देता। तो ये करता क्या, ध्यान दीजिएगा, BOH होल थ्राइस एक OH आयन एक्सेप्ट करता है, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर है, और BOH होल 4 पर एक निगेटिव बनाता है। जो सब्सटेंसेस अपने इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या नहीं है बेटा इसका, इस बोरॉन से कितने बॉन्ड लगे हैं, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड लगे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। तो क्या ये एक लोन पेयर एक्सेप्टर है? हाँ एक्सेप्टर है, इसलिए वास्तविकता में ये, ध्यान रखना, लुईस एसिड, ये आर्हेनियस एसिड नहीं है जो H आयन और OH आयन देगा, ये लुईस एसिड। कितने लोन पेयर, मतलब एक OH आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका जो n फैक्टर है वो आ जाएगा 1। तो इस केस में भी जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर या Z या 1 कहा जाए। इसका मतलब इस केस में भी इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएंगे, सेम। अच्छा, अगर कोई साल्ट हो तो बेटे किसका माइक्रोफोन है? बंद कर लीजिए। चलिए, ये थोड़ी सी चीजें मैं दोबारा रिवाइज कराई दे रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट के बारे में, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अगर साल्ट मतलब लवण,
उनके लिए एन फैक्टर कैसे निकाले? साल्ट्स के लिए एन फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायनिक चार्जेस और या तो कैटायनिक चार्ज लेंगे और एनायनिक चार्जेस। जैसे मान लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव का आपको इक्विवेलेंट वेट निकाल, तो कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम तो एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 लगे, 2 आ जाए। आप जानते हो 40 होता है, 40/2 20 आ जाए। मैं कहता हूं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का आपको निकाल, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम का 27 होता है, 3 पॉजिटिव लोगे 3 आ जाएगा, 9 ग्राम आ जाएगा। अच्छा मैं कहता हूं मुझे जो है CaCl2 का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, कोई दिक्कत नहीं, इसको आयनाइज करा, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव आ जाएंगे और 2 क्लोराइड आए। कितने कैटायन है, एक ही कैल्शियम है लेकिन इस पर 2 कैटायन, दो पॉजिटिव चार्ज, 2 एनायन है और हर एक पर 1 निगेटिव लगा है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव। चलिए भैया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, फॉर्मूला वेट CaCl2 का पूरा फॉर्मूला वेट निकाल लो अपॉन कैटायन कितने, 2। अच्छा चलो मैं कहूं Ca3PO4 का होल ट्वाइस, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, ये काम आएगा काफी ज्यादा। तो फॉर्मूला वेट, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप यहाँ इसे मॉलिक्यूलर वेट क्यों नहीं कर रहे? बेटा जब आयनिक सब्सटेंस होता है ना तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहते, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, चीज वही है, अंतर कोई नहीं, इस बात को ध्यान रखना। आयनिक जब स्पीसीज होती है तो उसको मॉलिक्यूल नहीं कहते, तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं, फॉर्मूला वेट कह रहा हूं, वर्ड करेक्ट करो, फॉर्मूला वेट। आयनिक के लिए मॉलिक्यूलर वेट का यूज नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान। अब अगर इसको मैं आयनाइज करूं तो जरा आयनाइज कराइए, 3 कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव प्लस 2 PO4 पर 3 निगेटिव, ऐसे ही तो आयनाइज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन या टोटल नंबर ऑफ एनायन कोई भी ले लो, एक कैल्शियम पे 2 कैटायन है, हमारे पास 2 कैल्शियम है, तो टोटल कैटायनिक चार्जेस हो गए 6, तो फॉर्मूला वेट बाई 6। इसी तरीके से मान लीजिए कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, अब उसके लिए आपको एन फैक्टर निकाल, ये सब इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके समझा रहा हूं। मान लीजिए KMnO4, लेट अस टेक द एग्जांपल KMnO4, ये एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल ही नहीं, ये कई बार एग्जाम में आया भी। एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव, बेसिक मीडियम OH निगेटिव, न्यूट्रल मतलब वाटर के साथ। तो पहला क्या है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में KMnO4 निगेटिव Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट, बेसिक मीडियम में MnO4 निगेटिव का कन्वर्जन MnO2 में हो जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी MnO2 बनाता है। एग्जैक्टली बेसिक मीडियम में पहले K2MnO4 बनता है और वो बाद में जाके MnO2 में कन्वर्ट होता है।
तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया कि K2MnO तक, K2MnO4 तक रिएक्शन रोकी है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया। दिया तो यही गया है कि बेसिक मीडियम, सिर्फ इतनी बात दी गई। तो जहां लास्ट तक रिएक्शन होगी वहां तक की बात करें, तो MnO2 तक रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम में KMnO4 या MnO4 निगेटिव, KMnO4 क्या है, आयनाइज करा लोगे तो ये क्या बन जाएगा, MnO4 निगेटिव, K पॉजिटिव में टूट जाएगा। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटे, +7। निकाल पाए? मेरे हिसाब से सबने निकाल ली होगी। ऑक्सीजन की -2 इंटू 4 -8, और +1 पोटेशियम की -8 +1 -7, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, +7 से किस में जा रही है, +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, दोनों, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग किसी भी एजेंट की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं, तो पहला देखिए, MnO4 निगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव बनाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व +7 से +2, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/5। +7 से +5 ही तो जा रहा, +7 से +2 ही तो जा रहा। तो जब +7 से +2 जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का ही तो एक्सचेंज हुआ। गिन के देख लो, 3 4 5 6 7, +7 से +2 जाएगा। चलिए भाई, यहां पर क्या हुआ, MnO4 निगेटिव बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट। MnO4 निगेटिव +7 की स्टेट में, MnO4 +4 की स्टेट में, 4 से 7 या 7 से 4, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा, m/3। यहां पर भी सेम, न्यूट्रल मीडियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे, सॉरी, +7 से कितना जा रहा है बेटे, +4, बिल्कुल सही यार। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। तो E बराबर क्या हो गया, m/। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल देखो, जैसे K2Cr2 सर, K2Cr2, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में होता क्या है कि Cr2O7 2 निगेटिव, चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम, कोई भी मीडियम, ये Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट। ये रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन नाम का 11th का टॉपिक है जिसमें आपको बताई गई होंगी। Cr2O7 2 निगेटिव में क्रोमियम किस स्टेट में, क्रोमियम +6 की स्टेट में। Cr3 पॉजिटिव में क्रोमियम किस स्टेट में आया, +3 की स्टेट में। +6 से +3 की स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, 3, क्योंकि 3 और 6 के बीच में, +3 से +6 के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आया 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसके लिए, एक क्रोमियम के लिए। रिएक्टेंट की तरफ कितने क्रोमियम है, Cr2, 2 क्रोमियम। तो एक क्रोमियम के लिए 3 का डिफरेंस आया, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का डिफरेंस आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस। एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का आएगा, 6। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, E, फॉर्मूला वेट m से डिनोट कर रहा हूं, बाई 6। इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाए तो नॉर्मलिटी आपके लिए थोड़ी मुश्किल भरा सवाल हो जाए। ये मैंने कुछ जनरलाइजेशंस आपको बताए। कुछ बच्चों ने 11th क्लास में इक्विवेलेंट वेट पढ़ा होगा, 12th में आने के बाद अधिकांशतः मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर इक्विवेलेंट वेट यहाँ समझा दो, हमको थोड़ी कम नॉलेज है। तो मैं हर साल इक्विवेलेंट वेट समझाता हूँ यहाँ पर उन बच्चों को। थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाता है और बच्चों को समझ में भी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
relationship between molarity capital M and normality capital N. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? बेटे अगर मुझे बताइए इक्विवेलेंट वेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो चैट बॉक्स में लिख के। क्या इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया? जिसको आ गया वो वाई टाइप करेगा जल्दी। नहीं मैं आगे तब पढ़ाऊंगा जब मुझे वाई टाइप मिल जाएगा। भीमराज ने तो कर दिया, भीमराज को तो आ गया। और बच्चे और किसी को कोई समस्या है इक्विवेलेंट वेट में? जल्दी, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। 2 3 और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़ो। कैपिटल एम क्या है? W अपॉन M डैश नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बच्चों कैपिटल N क्या है? W अपॉन E इंटू V इन लीटर, ये कैपिटल N। थोड़ी सी जुगाड़ लगाओ, मुझे M को N के बराबर रखना। क्या करूं? देखो ध्यान से, अगर मैं कैपिटल M में M डैश का मल्टीप्लाई, कैपिटल M क्या होता है? W बाई M डैश इंटू V। इसमें मैं M डैश का ही मल्टीप्लाई करूं तो M डैश से M डैश कट जाएगा, बचेगा W बाई। अच्छा, और अगर मैं कैपिटल N में इक्विवेलेंट वेट E का मल्टीप्लाई कर दूं तो E से E कट जाएगा, बचेगा W बाई V। दोनों सेम आ गए। तो कैपिटल M इंटू M डैश बराबर हो जाता है कैपिटल N इंटू E, मतलब इक्विवेलेंट वेट। बेटे जरा इक्विवेलेंट वेट को नीचे ले आओ। तो कैपिटल M इंटू M डैश बाई E बराबर कैपिटल N। अच्छा, ये M डैश बाई E क्या है? मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। जरा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई जेड, जेड इज द एन फैक्टर। तो जरा ई को इधर ले आओ तो क्या जेड बराबर एम बाई ई नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एम इज द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो एम डैश भी तो मॉलिक्यूलर वेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, एम डैश मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जेड। जेड क्या है? एन फैक्ट। जेड क्या है? एन फैक्ट, वेलेंसी फैक्ट। बोलो भैया। तो जरा यहां रख दो बेटा, कैपिटल एम इंटू वेलेंसी फैक्टर जेड बराबर कैपिटल एन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया क्या? बताते रहा करो चैट बॉक्स में टाइप करके। आप लोगों को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? जल्दी। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर, वो सॉरी, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशनशिप आ। अच्छा, इसको याद करने का तरीका सिखा दे बेटे। मम्मी बड़ी होती है नानी? कौन बड़ा होता है? ट्रिक। एक तरफ लिख लो मम्मी और एक तरफ लिख लो एन से नानी। कौन बड़ी होती है, मम्मी या नानी? नानी बड़ी होती है। अगर मम्मी की एज को नानी की एज के बराबर करना है तो क्या करें? मम्मी में मल्टीप्लाई करें या नानी में मल्टीप्लाई करें? मम्मी, जे एम इंटू जेड बराबर। अब ये कभी भी आप गलत नहीं लिखोगे बच्चे, अधिकतर मैंने देखा है
मुझसे पूछने आ जाते हैं सर वो जेड का मल्टीप्लाई आपने किस तरफ किया था, एम की तरफ या एन की तरफ। देव, तनुश्री, प्रियांशी, भीमराज, याद हो गया? भूलोगे तो नहीं? सतेंद्र, जल्दी बताओ मुझे। गुड। चलिए, ये तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशनशिप। वेरी गुड तनुश्री। चलो, अब मैं आपको अगला टर्म पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। बेटा यहां पर एक चीज मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करा कि आप वही डिसाइड करो जो मैं डिसाइड कर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ए को हमेशा सॉल्वेंट लेता हूं और मैं बी को हमेशा सॉल्यूट लेता हूं। ठीक है, ए को मैं हमेशा सॉल्वेंट लेता हूं और बी को मैं हमेशा सॉल्यूट लेता हूं। तो एन ए हो गए स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलो बच्चे, सॉल्वेंट। और काई, वैसे तो हम तो इंडियंस हैं, हम तो ये जर्मन काई समझते नहीं, हम तो एक्स लिख देते हैं। तो अगर आप एक्स लिखो मुझे कोई समस्या नहीं। वैसे ये काई है, बताना मेरा फर्ज है। ये काई, काई ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक। एन बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और बेटा काई बी क्या होगा? ये काई, एक्स थोड़ा नीचे की तरफ खींचा जाता है, ये काई का। काई बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये मेरा अपना क्राइटेरिया है कि मैं बी को सॉल्यूट लूंगा और ए को सॉल्वेंट लूंगा। अगर आप ए को सॉल्यूट लेते हो तो आपको बी को सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, लेकिन आप एक ही क्राइटेरिया लेके चलना जो आप लेके चलना चाहते हो, फिर वो चेंज नहीं होगा पूरे के पूरे सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, वो क्राइटेरिया चेंज नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन एक रेशो होता है, इसलिए मैंने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, आपने 11th में भी पढ़ा। जो आप नहीं जानते, जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। रिलेशनशिप आप लोगों को दिक्कत होती है, मैंने सारे एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। आपको मालूम है ये एक रेशो है, जैसे काई ए या एक्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन ए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी। इसी तरीके से एक्स बी या काई बी बराबर क्या हो जाए? एन बी अपॉन एन ए प्लस। लेकिन ये तभी है जब दो, अगर तीन हो तो यहां पर डिनोमिनेटर में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आ जाए। चार हो तो डिनोमिनेटर बढ़ता चला। चलिए, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि आपके कोर्स में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। चलिए, एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए कि मोल फ्रैक्शन सबका प्लस जो होता है, यहाँ तो दो ही है तो एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। रोहित शर्मा, तत्काल मिटाइए इसे, नहीं तो मैं आपको मीटिंग से बाहर कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप या तो इसे मिटाओ, नहीं तो मैं आपको मीटिंग से बाहर कर, कोई दिक्कत नहीं। मिटा रहे हैं आप? जल्दी।
जाइए, अभी जाएगा। ये अब इसमें हमको एक रिलेशनशिप निकालना है, उस रिलेशनशिप को और निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए। रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ध्यान दीजिए, काई ए इज इक्वल टू या एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन। काई बी या एक्स बी जो भी आपको, दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस। ये दो फॉर्मूले मुझे मोल फ्रैक्शन के मालूम, और एक फॉर्मूला मुझे मोलैलिटी का मालूम है, W बाई एम डैश इंटू कैपिटल W। अगर वो ग्राम में है तो उसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर। चलिए, ये W क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल, W बाई एम डैश नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और सॉल्यूट मैंने किसको ले रखा है? B को। ये सॉल्यूट है, और A मैंने किसको ले रखा है? सॉल्वेंट। ये ध्यान रखिए बेटा। एक बात, एक्स बी बाई एक्स ए क्या एन बी बाई एन ए के बराबर नहीं हो जाए? बिल्कुल हो जाए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हो गया डब्ल्यू बी, मॉलिक्यूलर वेट हो गया एम बी। एन ए क्या है? वेट हो गया डब्ल्यू ए, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया एम। कोई प्रॉब्लम? डब्ल्यू बी क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम ए क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए भैया, जरा एक काम करो, इस एम ए को उठा के नीचे ले आओ। मैं ऐसे लिख सकता हूं, काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी। काई ए को मैं 1 माइनस काई बी लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? देखो पीछे हमने क्या लिखा था, काई ए प्लस काई बी बराबर 1। तो इसका मतलब काई ए बराबर, काई बी को इधर ले आओ, 1 माइनस काई बी, या काई बी बराबर 1 माइनस काई। ये दोनों फॉर्मूले तो काफी आसान। बोलो बच्चे, क्लियर हो रही है? आगे देख, एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए। एम ए, ये एम ए आ गया, बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा? डब्ल्यू बाई एम डैश मतलब डब्ल्यू बी बाई एम बी, सॉल्यूट के मोल, इंटू डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का वेट। लेकिन सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में होना चाहिए, ये तो ग्राम में है। क्या करें? दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई। देख,
क्या मिलेगा, XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू ME बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। व्हाट इज दिस? दिस इज मोलैलिटी। तो मैं लिख सकता हूं 1000 इंटू XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA बराबर मोलैलिटी। अब यहाँ पर 1 माइनस XB और XB में से आप किसी को भी चेंज, मैंने XA को चेंज किया था, आप XB को भी चेंज कर सकते हो। ऊपर वाले को चेंज कर दो, वो 1 माइनस XA हो जाए, तो नीचे वाले को चेंज नहीं करना पड़ेगा। किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड। बेटे आज मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ और टर्म्स पढ़ाए, उनके बीच में रिलेशनशिप बताया, और मैंने आज आपको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट दिया। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहाँ तक